बहुत बहुत स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं सीटेट से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ईवीएस के आपके प्रश्न होंगे। यदि आप भी सीटेट पेपर 1 का या पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में से एक खंड करके देखो, यहाँ पे देखिए करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के जो है बुक में जो है आपका एक प्रकरण शामिल किया गया है जिसका नाम है करके देखो। तो ये जो है क्यों शामिल किया गया है आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शंस है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, क्या बिजी रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए इसे शामिल किया गया है? तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना, एकदम सही। परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, नहीं। वैज्ञानिक शब्दावली परिभाषा सीखना, परिभाषा सीखने के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, करके देखो, यानी कि हाथ से करके देखना, खुद से करके देखना, सीखना, उसे इसी के लिए जो है इसी अनुभव को जो है उपलब्ध कराने के लिए जो है इसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है एक अच्छे दत्त कार्य का क्या मुख्य लक्ष्य जो है होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, क्या इसका लक्ष्य है? नहीं। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, नहीं। शिक्षार्थियों को अनुशासन बना, अनुशासन के लिए नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है अच्छे दत्त कार्य जो है पर्यावरण अध्ययन में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए यदि आप पर्यावरण शिक्षक की टीचर है, ईवीएस के टीचर है, तो आप जो है चिड़ियाघर यानी कि जू का जो है भ्रमण कराने बच्चों को लेकर जाएंगे। तो इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य होगा? तो देखिए आपके ऑप्शन है, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना, क्या अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए जो है आप बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने लेकर जाएंगे? नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए, इसके पीछे ये उद्देश्य नहीं होगा। और देखिए नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, नहीं। शिक्षण कार्यक्रम एक रास्ता को बदलने के लिए नहीं। शिक्षार्थियों को सक्रिय भूमिका अनुभव उपलब्ध कराना, सक्रिय जहां पे भी आपको दिखे वर्ड आपको समझ लेना होगा कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव वर्ड है। और यहाँ जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सक्रिय अधिगम अनुभव जो है उपलब्ध कराने के लिए जो है क्या होगा कि आप जो है चिड़ियाघर बच्चों को लेकर जाएंगे। आपका उद्देश्य यही होगा कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से लर्न कर पाए, अनुभव कर पाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन सा उद्देश्य जो है नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। तो क्या याद करने के लिए, परिभाषा को याद करने के लिए जो है आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं क्या? पर्यावरण सामाजिक विज्ञान में जो है पर्यावरण अध्ययन को जोड़ने के पीछे क्या यही कारण है कि परिभाषाओं को जो है बच्चे याद कर सके? तो नहीं। और देखिए इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना, बच्चे जितना प्रश्न करते हैं उतना ही अच्छे सीखते हैं। और बच्चे के अंदर जो है जिज्ञासा होना बहुत आवश्यकता है, तभी जाकर जो है वे जो है आंतरिक रूप से वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे किसी भी विषय को लेकर। और देखिए इसे बच्चों को समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, एकदम सही। इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, सही। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया है, उद्देश्य नहीं पूछा गया है, तो उद्देश्य आपका नहीं जो है वो है फर्स्ट ही ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है कि परिभाषा को याद करने योग्य बनाने के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन को जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। तो नहीं होगा ये ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है।
तो यहाँ पे देखिए कविता जो है शिक्षिका है, वे जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हैं जो चाहती है कि गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर जो है बात करना चाहती है, बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो यहाँ पे देखिए इस अनुभव जो है इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। आपके ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी और एकत्र और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। किसे जो है शामिल नहीं करता है आपको यहाँ पे बताना है। आपके ऑप्शंस है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को सीखने के लिए होता है, और शिक्षण कमियों को पहचानना इसी के लिए आकलन की जाती है। शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचानना इसके लिए, लेकिन ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए जो है नहीं की जाती है, शामिल नहीं की जाती है, तो नहीं पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस के टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पतल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? यहाँ पे देखिए कौन सी क्रिया जो है कारण जो है जंगल जो है गायब हो रहे हैं, आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जंगल यानी कि वृक्ष काटे जाते हैं, और क्या हो रहा है कि जिसके लिए जो है वृक्ष को काटते हैं, और इससे जो है क्या होता है कि जंगल जो है गायब हो रही है, यानी कि वृक्षों को जो है काटा जाता है, और जो कि पर्यावरण के लिए जो है नुकसानदायी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या है यहाँ पे। खानों का उत्खनन, देखिए उत्खनन करने से जो है क्या होगा कि इससे जो है पेड़ को काट दिया जाएगा, तो ये जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायी होगा। और देखिए तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। बांधों का निर्माण, बांध के निर्माण करने के लिए जो है वहाँ का पूरा एरिया जो है क्या किया जाता है कि खाली किया जाता है, और वहाँ पे जितने भी जंगल आसपास के हैं सबको, सभी पेड़ों को, वहाँ के जंगल को जो हटाया जाता है, काटा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका इसमें सही होगा। बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करने से जंगल गायब नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। बांस की टोकरी बुनना, नहीं, बांस को काट कर जो है बस टोकरी बुनने के लिए तो छोटी अमाउंट में बांस की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात ये भी है कि वो तो रोजगार के लिए जो है वो आवश्यकता वाली चीजें हैं, तो इससे जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचती है पर्यावरण को, गलत हो जाएगा। गिरे हुए पत्तों से पतल बने, गिरे हुए पत्तों का यदि आप प्रयोग कर ले रहे हैं वो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए बांधों का निर्माण और उत्खनन जो है ये दोनों जो है जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांस, तो क्या ये जो है कांसा जो है लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। और देखिए आपका गलत है। और देखिए कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसे को जो है तांबा और टीन से, तो ये आपका सही होगा, क्योंकि कांसे को जो है तांबा और यानी कि कॉपर और टीन से जो है जिंक से जो है दोनों को मिलाकर जो है तैयार किया जाता है कांसा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। देखिए कूट में आपको आंसर देना है यहाँ पे, तो कूट यहाँ पे दिया गया है, इनमें से जो है आपको चूज करना होगा।
तो देखिए दो दो ऑप्शन चूज करने हैं, तो और भी पढ़ लेते हैं। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप मूर्ति बनाई जाती है, एकदम सही। तो आपने ये भी पढ़ा है कि गोलकुंडा में जो तोप पाए गए थे उसमें जो है कांसा का प्रयोग हुआ था। तो तोप के लिए जो है इसका प्रयोग होता है और ये जो है अत्यंत मजबूत तत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड भी, हाँ, सी भी सही है। और देखिए कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक नहीं, तुलना एल्युमिनियम सबसे हल्की बर्तन होती है, सबसे उसका वेट जो है कम होता है, हल्की होती है। कांसा का जो है वेट ज्यादा होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देखिए बी और सी जो है आपका सही है, तो बी और सी आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, फिर जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। तो देखिए गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए गुजरात का जो है गुजरात का कोई रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ का जो है व्यक्ति है, ठीक है। तो इसे कहाँ जाना है, पहले भोपाल मध्य प्रदेश जाना है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है आपका। तो यहाँ से जो है ये इधर जा रहा है, तो ये किस तरफ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। तो पहले पूर्व दिशा देखते हैं किसमें है, पूर्व दिशा तो इसी में दिख रही है, और देखते हैं फिर जो है उसके सफर यात्रा दिशा क्या होगी, यहाँ पे हैदराबाद, उसके बाद जो है फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो जाना चाहता है। तो आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो देखिए ये जो है कहाँ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आपका इधर है, तो ये इधर जाएगा, इधर पहले ये भोपाल गया यानी कि मध्य प्रदेश, फिर इधर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, तो इधर गया, तो पहले ये पूर्व में गए, उसके पश्चात जो है दक्षिण में आए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएंगे, तब जाकर जो है उनका अ, तब जाकर जो है वो आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है आपको कितना दिया गया है, 110 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 110 इंटू 15 मीटर, ठीक है, मीटर होगा यहाँ पे। तो आप इससे कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा, आपका होगा यहाँ पे 1600 1600 आपका हो जाएगा 50, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1650 मीटर आपका आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे मीटर है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए किलोमीटर पे आपको दिया गया है, सेंटीमीटर पे, मीटर पे तो 1650 मीटर तो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन 1.65 किलोमीटर है। तो 1650 को जो है यदि हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.6 किलोमीटर, ठीक है। किमी आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा आपका, 1.65 किलोमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये नहीं आ रहा था, बहुत 1650 मीटर था, तो सेंटीमीटर इतना हो ही नहीं सकता है, 1100 मीटर नहीं आया था, 1500 मीटर नहीं आया था, लेकिन किलोमीटर में यदि हम कन्वर्ट करते हैं 1650 को, तो 1.65 किलोमीटर आ जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट जो है आपने यदि पढ़ा है इसकी हाइट के बारे में, तो 8848 मीटर जो है इसका हाइट है। और ये जो है किस देश में है, तो आपके ऑप्शंस है, म्यांमार का भाग है, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, किस देश का जो है ये भाग है माउंट एवरेस्ट, तो ये जो है आपका नेपाल का भाग है। आप बहुत सारे लोग जो है नेपाल में जाते हैं
इसे देखने के लिए माउंट एवरेस्ट को, और इसे जो है नेपाल में जो है सगरमाथा कहा जाता है। सगरमाथा के नाम से जो है ये फेमस है नेपाल में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो चोटी है हमारा विश्व का, वो माउंट एवरेस्ट ही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व दिया गया है, तो पहले पढ़ लेते हैं। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपरोक्त में से चयन कीजिए। यहाँ जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो है माउंटेनियरिंग के दौरान जो है ग्रुप लीडर का क्या जिम्मेदारी होती है, आपको इसमें चूज करना होगा और कूट में जो है आपको आंसर इसमें बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए जो ग्रुप लीडर होता है वो क्या क्या करता है, यहाँ पे देखिए, अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना। क्या सामान उठाता है ग्रुप लीडर? नहीं, ये तो गलत है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, नहीं। वो पीछे पीछे और चलेगा और बताते जाएगा कि तुम चलो तुम चलो, नहीं तो कोई पीछे छूट भी सकता है। तो ठीक है, तो आगे आगे चलेगा तो नहीं काम बनेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी मान लीजिए माउंटेनियरिंग के दौरान जो है कितने जो होते हैं उनके साथी थक जाएंगे, तो ऐसे में जो है उन्हें सलाह देनी होगी कि आप जो है रुक जाइए यदि आप चल नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, एकदम सही। तो यदि साथी जो है उनका बीमार हो गया है वहाँ पे, तो उसका जो है ध्यान रखना उन्हीं का काम होगा, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ग्रुप लीडर है। और सबका खाना पीना का इंतजाम भी उन्हीं को करना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छा जगह ढूंढना, एकदम सही। रुकने के लिए, क्योंकि माउंटेनिंग के दौरान बहुत थक जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो अच्छा जगह होगा वहाँ पे सबको रुकने के लिए और आराम करने के लिए जो है उन्हें बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी ई सही है, तो कूट में देख लेते हैं। सी डी आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1909 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो कौन थे जिन्होंने जो है मलेरिया के बारे में पता किया था कि ये जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, और इसके लिए जो है 1902 में जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन थे आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएंगे आपका रोनाल्ड रॉस थे, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट है। चार्ल्स डार्विन ने जो है एक बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जिसमें जो है उन्होंने बताया है कि जो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वे जो है नेचर में कोई यदि फेस कर पाते हैं, नेचर के अनुसार जो अडाप्ट करते हैं, तभी जाकर जो है जीवित रह सकते हैं। उन्होंने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके अनुसार से। तो चार्ल्स डार्विन का पुस्तक भी आप याद रखेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और ग्रेगर मेंडल ने जो है पी में जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हेरिडिटी को बारे में पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। मलेरिया मच्छर के बारे में जो है रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था, और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1909 में, सॉरी 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए रजत जो है वो अपने मित्र से कह रहा है कि मैं खेल नहीं सकता, क्योंकि उसे जो है, क्यों खेल नहीं सकता, क्योंकि वो जो है बुखार उसे लगा हुआ है, वो जो है कपकपी उसके कुछ उसे जो है कपकपी फील हो रही है, सिर दर्द हो रही है और बुखार है, और अंत में जो है उसे पसीना सा आता है और चक्कर भी आ रहा है।
तो इससे जो है इस ये सभी सिम्टम्स जो है, ये सभी जो लक्षण जो है किस बीमारी का है, तो आपको इसमें बताना होगा कौन सी बीमारी में जो है ये सब लक्षण देखने को मिलती है। और डॉक्टर ने जो है उसे एक कड़वी दवाई दी है, ठीक है, उसे ठीक करने के लिए। तो आपके ऑप्शंस देखिए, मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। तो अभी अभी हम मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था। ये सभी जो है मलेरिया का जो है सिम्टम्स है, लक्षण है। और जो मलेरिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें जो है ये सभी लक्षण दिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, अलबरूनी कौन था? अलबरूनी के बारे में आपने यदि पढ़ा होगा तो वो जो है उज्बेकिस्तान से आया था। और उसने जो है क्या किया था कि यहाँ का जो भारतीय जो प्रथाएं थी इनके बारे में जो है उसने अपना एक बुक लिखा था, किताब उल हिंद जो है उसने लिखा था। तो उसका बहुत ही फेमस ये पुस्तक है अलबरूनी का, ठीक है। तो देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या है। वो एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा उसने नहीं की थी, गलत है। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। नहीं, उसने शासन नहीं की थी। वो अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। नहीं। और देखते हैं, वो उज्बेकिस्तान का यात्री था, सही है ये। जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। वही एकदम सही, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अलबरूनी के बारे में। तो ये जो है उज्बेकिस्तान से आया था और ये जो है इसने जो है किताब लिखी थी जिसमें हमारे देश के इतिहास के बारे में जो है जानने के लिए वो सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने जो है सती प्रथा, दास प्रथा, जो भी उस समय के प्रचलन थे हमारे भारत में, ये सभी को जो है उसने क्या किया था, अपनी पुस्तक में जो है सभी इसके बारे में जो है उल्लेख किया था। तो 75 तक ही करेंगे इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।